सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। एक बिजनेसमैन ने ख्वाब में देखा कि एक शख्स उससे कह रहा है कि तुम्हारी कंपनी के मरकज़ी दरवाजे के सामने जो फल फरोश फल बेचता है उसको उम्रा करा दो। जब बिजनेसमैन नींद से बेदार हुआ तो उसे ख्वाब अच्छी तरह याद था, लेकिन उसने ख्वाब को वहम जाना और ख्वाब को नज़रअंदाज कर दिया। अच्छा, 3 दिन मुसलसल एक ही ख्वाब नज़र आने के बाद वो शख्स इमाम के पास गया। उसने अपना ख्वाब बयान किया। इमाम साहब ने कहा कि फल फरोश से रब्ता करो और उसे उम्रा करवा दो। अच्छा, अगले दिन बिजनेसमैन ने एक मुलाजिम से उस फल फरोश का नंबर मालूम करने को कहा और बिजनेसमैन ने फ़ोन पर उस फल फरोश से रब्ता किया। उसे कहा कि मुझे ख्वाब में कहा गया कि मैं तुम्हें उम्रा करवा दूँ, लिहाजा मैं इस नेक काम की तकमील करना चाहता हूँ। फल फरोश ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि क्या बात करते हो भाई, मैंने तो मुद्दत हुई कभी फ़र्ज़ नमाज तक अदा नहीं की और तुम कहते हो कि तुम मुझे उम्रा करवाना चाहते हो। अच्छा, बिजनेसमैन इसरार करने लगा और उसे समझाया कि मेरे भाई, मैं तुम्हें उम्रा करवाना चाहता हूँ, सारा ख़र्च मेरा होगा। और ख़ासी बहस के बाद आदमी उस शर्त पर रजामंद हो गया। उसने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे साथ उम्रा करूँगा, मगर मेरे तमाम अखराजात तुम्हारे ज़िम्मे होंगे। अच्छा, वक्त मुकर्ररा पर जब वो एक दूसरे को मिले तो बिजनेसमैन क्या देखता है कि वाकई वो फल फरोश शक्ल सूरत से कोई अच्छा इंसान दिखाई नहीं दे रहा था। उसके चेहरे से जाहिर था कि वो नमाज कम ही पढ़ता है। अच्छा, बिजनेसमैन को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये वही शख्स है जिसे उम्रा कराने के लिए उसे 3 मरतबा ख्वाब में कहा गया। अच्छा, दोनों उम्रा के लिए रवाना हो गए, गुस्ल करके एहराम बांधा और हरम शरीफ की तरफ रवाना हो गए। अब उन्होंने उम्रा अदा किया और वापसी की तैयारी शुरू कर दी। हरम से निकलने लगे तो फल फरोश बिजनेसमैन से मुखातिब हुआ और कहने लगा कि दोस्त, हरम छोड़ने से पहले मैं 2 रकत नफल अदा करना चाहता हूँ, ना जाने दोबारा उम्रा करने की तौफीक होती भी है या नहीं। अच्छा, बिजनेसमैन ने कहा कि मुझे क्या एतराज़ है। उसने कहा कि पढ़ लो नफल और बड़े शौक़ से पढ़ो। फल फरोश ने उसके सामने नफल अदा करने शुरू कर दिए। जब वो सजदे में जाता है तो उसका सजदा काफ़ी लंबा बल्कि तवील से तवील तर होता चला गया। जब काफ़ी देर गुजर गई तो बिजनेसमैन ने उसे हिलाया। जब कोई हरकत नहीं हुई तो उसे मालूम हुआ कि फल फरोश की जो रूह है वो सजदे की हालत में ही परवाज़ कर चुकी है। और फल फरोश की मौत पर बिजनेसमैन को बड़ा रश्क आया। वो रो पड़ा कि ये तो ज़िंदगी की हसीन तरीन, आप समझ लें हसीन तरीन ख़ात्मा है, काश ऐसी मौत मेरे नसीब में भी हो। खैर, उस खुशकिस्मत फल फरोश को गुस्ल दिया गया और वहीं पर उसकी नमाज जनाजा अदा कर दी गई। हज़ारों लोगों ने उसका जनाजा पढ़ा। फल फरोश की वफ़ात की इतला उसके घर वालों को दी जा चुकी थी। अच्छा, बिजनेसमैन ने उसके घर का तमाम खर्चा अपने ज़िम्मे ले लिया। अच्छा, फल फरोश की बेगम से ताज़ियत करने के बाद बिजनेसमैन ने पूछा कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम्हारे शौहर की ऐसी कौन सी आदत या ऐसी कौन सी नेकी थी कि उसका अंजाम इस कदर बेहतरीन और उम्दा हुआ है और उसे सजदे की हालत में हरम में जाकर मौत आई है। बेगम ने कहा कि भाई, मेरा शौहर कोई नेक आदमी तो नहीं था, मैं उसकी कोई ख़ास खूबी बयान नहीं कर सकती, हाँ, लेकिन उसकी एक आदत ज़रूर थी कि हमारे पड़ोस में एक बेवा अपने छोटे बच्चों के साथ रहती है और मेरा शौहर रोज़ाना बाज़ार जब जाता तो जो चीज़ वो अपने बच्चों के लिए खाने पीने के लिए लाता वो उस बेवा और उसके यतीम बच्चों के लिए भी ले आता और उसके दरवाज़े पर रख कर उसे आवाज़ देता कि ए बहन, मैंने खाना बाहर रख दिया है, इसे उठा लो। और वो औरत खाना उठाती, आसमान की तरफ सर उठा कर देखती और हमेशा कहती कि ए अल्लाह, आज फिर इसने मेरे भूखे बच्चों को खाना खिलाया है, ए अल्लाह, इसका ख़ातिमा ईमान पर फरमा। इस कहानी से एक सबक मिलता है कि ज़िंदगी जैसे तैसे करके बहरहाल गुजर ही जाती है, लेकिन ज़िंदगी का असल मकसद ये है कि जिस कदर हो सके लोगों की मदद करें। किसी की परेशानी दूर कर सकते तो करें अगर कर सकते हैं, ताकि दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाए। अच्छा, अशफाक अहमद साहब हमेशा एक जुमला कहा करते थे कि अल्लाह पाक हम सबको आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ हासिल करे। अब मुझे अशफाक अहमद साहब का जुमला इसलिए याद आया क्योंकि ये जुमला सिर्फ़ एक जुमला नहीं है बल्कि बहुत बड़ी नसीहत है जिस पर अमल करने की तौफीक सिर्फ़ मेरे ख्याल से किस्मत वालों को हासिल होती है, क्योंकि आसानियाँ बांटना कोई आसान काम नहीं है। अब सियासत भी एक इबादत है, कहा जाता है ना कि सियासत इबादत है।
वैसे आप लोगों को सुन के हैरानी हो रही है कि हमारे मुल्क में इसको इबादत के तौर पे किया नहीं जाता, अफसोस के साथ कहूँगी। लेकिन बहरहाल कहा जाता है कि सियासत एक इबादत है, जो करे इबादत समझ के तो सोचिए उसका क्या दर्जा होगा, क्या दर्जा होगा। अगर हकीकी मायनों में इसको इबादत ख्याल किया जाए तो ये वाकई इबादत है। लेकिन हमारे रहबर तमाम इख्तियार रखते हुए, तमाम वसाइल रखते हुए, तमाम वसाइल पर अपना होल्ड रखते हुए आवाम की आसानी के लिए कुछ करने की कोशिश भी नहीं करते। कुछ करने की कोशिश तो दूर की बात, बल्कि आवाम के लिए तो सोचना भी पसंद नहीं करते। शायद हमारे रहबरों का ऐसा रवैया होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि वो अपने चक्करों से बाहर नहीं आ पाते। यहाँ पे जो बड़ी कुर्सी पे बैठता है, ज़्यादातर की सोच यही होती है कि इस कुर्सी पे बैठ के कितना माल जमा किया जा सके, अपने बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, आने वाली 7 नस्लों को कैसे संवार दिया जाए। तो फिर अब इबादत तो ये ना हुई ना जिस तरह की सोच रख के जाया जाता है, जिस तरह की नीयत होती है। अब ऑपोजिशन हर रोज़ ये स्कीम बनाती है कि किस तरह हुकूमत को मुश्किल में डालना है, किस तरह हुकूमत को गिराना है, किस तरह से खुद इक़्तिदार की कुर्सी पर जंप लगाना है और जंप लगा के बैठ जाना है बस। जबकि हुकूमत के तर्जुमानों का भी जो सारा फोकस है वो ऑपोजिशन की तनकीद के जवाब देने में गुजर जाता है। यानी इधर से ईंट तो उसका जवाब पत्थर में। अवाम क्या है बेचारी? ये जो सियासत है, इबादत, ये इबादत कहाँ हो रही है? और यूँ अवाम कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत, कभी ऑपोजिशन कभी हुकूमत का मुंह देखती रह जाती है। और करे भी क्या अवाम? ऑप्शन क्या है अवाम के पास? यानी अवाम ऑपोजिशन और हुकूमत के दरमियान अगर मैं कहूँ कि फुटबॉल बन गई है तो गलत नहीं होगा। और उस फुटबॉल को किक मारी जाती है ना, जिसको हुकूमत ऑपोजिशन की जानिब किक लगाती है, फिर ऑपोजिशन हुकूमत की जानिब वापस किक लगाती है। बेचारी अवाम जो फुटबॉल बन गई, किक खा रही इधर से उधर, उधर से इधर। और हमारी सियासत का रुख बस एक ही जानिब चलता जा रहा है। हमारे रहनुमाओं का जो तर्ज सियासत है उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। लेकिन अब हुकूमत ने कल मुश्तरका इजलास में जो बिल्स की भरमार करके और उन्हें पास करा के हवाओं का रुख शायद थोड़ा तब्दील ज़रूर कर दी है। और 2 अहम जो बिल्स हैं जो इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक थे, जिनमें EVM मशीन से जो वोट डालने का बिल है और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट देने का हक, दोनों पार्लियामेंट से मंजूर करा लिए गए हैं। अच्छा, ऑपोजिशन इंतखाबी इस्लाहात पर रोना रो रही है, जिसमें मैं आगे जाके काफ़ी डिटेल में बात करूँगी। लेकिन ऑपोजिशन ने कुलभूषण यादव के अपील से मुतालिक बिल पर भी एतराज़ात उठा दिए हैं, जो कि कल के इजलास में मंजूर किया गया था। अब कुलभूषण यादव की अपील से मुतालिक बिल का पास होना ही था कि इस पर भी गद्दारी, हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट बांटने का खेल शुरू कर दिया गया। हुकूमत के बकौल ऑपोजिशन को तो हर जगह ही NRO नज़र आता है, इसीलिए जो ऑपोजिशन है उसने शोर मचाना शुरू कर दिया कि कुलभूषण यादव को NRO देने की तैयारी मुकम्मल कर ली गई है। और हुकूमत के इमेज को, साख को ख़राब करने के लिए ऑपोजिशन तरह के इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिए। और हुकूमत की तरफ से भी अपने दिफा में दलाइल दिए जा रहे हैं। लेकिन आम आदमी बेचारा वो कैसे जाने कि कौन सच कह रहा है, कौन झूठ कह रहा है। लेकिन अब इस मामले पर अटॉर्नी जनरल भी कुछ कह रहे हैं। अटॉर्नी जनरल का ताल्लुक तो सियासत से नहीं है ना। अब ज़रा उनकी ज़बानी सुने कि असल मामला है क्या। ज़रा क्लिप चलाइएगा। तो ना अपने अटॉर्नी जनरल को, मेरे ख्याल से ऑपोजिशन की मिसाल, अब ज़रा गौर से सुनिएगा, ऑपोजिशन की जो मिसाल है ना उस स्टूडेंट जैसी है, उस तालिब इल्म जैसी है जो सारा साल किताब नहीं पढ़ेगा और फिर जब वो इम्तिहान देने लगे तो उस तालिब इल्म की नज़र क्वेश्चन पेपर पर पड़े तो वो परेशान होकर कमरा इम्तिहान को सर पर उठा ले कि ये जो सारा सवाल नाम है ये आउट ऑफ कोर्स है। और हकीकत क्या थी कि तालिब इल्म नालायक था, निकम्मा था, जिसने किताब को खोलना ही पसंद नहीं किया। तो सवालों के जवाब क्या खाक देगा? अगर वो किताब खोल कर पढ़ता तो उसको कुछ भी आउट ऑफ कोर्स ना लगता, बल्कि वो वहाँ पे शोर और ववेला करने के बजाय बड़े आराम से पुरसुकून होकर पर्चे को हल कर रहा होता, क्योंकि पढ़ा था। लेकिन तालिब इल्म को एक सवाल का जवाब भी नहीं आता था। क्यों? क्योंकि उसने बिला जवाब बहाने तराशने की नाकाम कोशिश शुरू कर दी और पढ़ा नहीं पूरा साल। अब यही हाल ऑपोजिशन के, जिसने इस बिल को पढ़ना भी पसंद नहीं किया। इस बिल में है क्या? ऑपोजिशन ने ये पढ़े समझे बगैर नतीजा निकाल लिया कि हुकूमत तो कुलभूषण को NRO देने के लिए सरगर्म हो गई है। अब NRO का मतलब तो ये होता है कि सारे जुर्म माफ़, सारे केस ख़त्म। लेकिन आप देखें कि इस बिल के बाद क्या कुलभूषण के केस ख़त्म हो जाएंगे? उसके जुर्म माफ़ हो जाएंगे? उसे आज़ाद कर दिया जाएगा? बिल्कुल नहीं। और ना ही इस बिल में कोई ऐसी बात का जिक्र भी है कि हुकूमत कुलभूषण को आज़ाद करने जा रही है, उसको उसके सारे जुर्म माफ़ करने जा रही है। अब इस बिल में सिर्फ ये बात है, ये जिक्र है कि कुलभूषण यादव को हक दिया जा रहा है अपील का। और जब हुकूमत ने बात कही तो अपोजिशन ने इस पर भी वावेला शोर मचाना शुरू कर दिया कि अब कुलभूषण को अपील का हक मिलेगा। तो इसका मतलब उसको रिहाई देने की तैयारियां शुरू हो गई हैं, उसको तो रिहा किया जा रहा है।
जबकि ऑपोजिशन अगर अपनी आंखों से तनकीद की जो पट्टी इन्होंने बांधी हो ना उतारे और गौर करें ज़रा समझ से, तो उनको पता लगता कि कुलभूषण को जो अपील का हक मिल रहा है वो भारत की अदालतों में अपील का हक नहीं, बल्कि उसकी अपील को पाकिस्तान की अदालतें सुनेंगी। और ये कोई एनआरओ नहीं है, लेकिन हमारे वो ऑपोजिशन ही क्या जो बात आसानी से समझ जाए। अब अटॉर्नी जनरल कुलभूषण से मुतालिक जो बिल है उसकी वजाहत कर रहे हैं और क्या कहते हैं कि जी आलमी अदालत इंसाफ ने जो कुलभूषण के मुतालिक अपना फ़ैसला सुनाया था उसकी तकमील के लिए कुलभूषण यादव को अपील का हक दिया जा रहा है। यानी अब अगर देखा जाए तो ये फॉर्मेलिटी है, इसका कुलभूषण की रिहाई से कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, अटॉर्नी जनरल मजीद क्या कह रहे हैं कि जी कुलभूषण को अपील का हक इसलिए भी दिया जा रहा है ताकि भारत की पाकिस्तान की साख को दुनिया की नज़र में ख़राब करने की जो साजिश है उसको नाकाम किया जाए। और अटॉर्नी जनरल के बकौल पाकिस्तान ने कुलभूषण से मुतालिक बिल पास करके भारत की पाकिस्तान को आलमी तौर पर तनहा करने की जो कोशिश है या साजिश है और पाकिस्तान को आलमी डिफ़ॉल्टर साबित करने के इरादों पर पानी फेर दिया है। अगर देखा जाए तो अपोजिशन को बजाय हुकूमत पर तनकीद करने के इस इक़दाम पर तारीफ़ करनी चाहिए थी, क्योंकि मुँह तोड़ जवाब तो भारत को मिला है जो पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करता चला जा रहा है। भारत के इरादों पर पानी फेरा गया ना, तो फिर भारत को जब जवाब मिलेगा तो सबको तो एक पेज पर होना चाहिए, पाकिस्तान में सबको एक पेज पर होना चाहिए। अगर हुकूमत इस बिल को पास नहीं कराती तो क्या होता? यकीनी तौर पे भारत पाकिस्तान पर आलमी पाबंदियां लगवाने की कोशिश करता, आलमी इंसाफ के इदारे पर असरअंदाज होने की कोशिश करता, लेकिन अब भारत की हर चाल नाकाम हो गई। लेकिन पता नहीं ऑपोजिशन क्यों भारत की चाल नाकाम होने पर खुश नहीं है। मुझे तो ऑपोजिशन की समझ नहीं आ रही कि यहाँ ऑपोजिशन क्यों खुश नहीं है। वो भारत जो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ आए रोज़ झूठी खबरें फैलाता है और झूठी खबरें फैलाने के चक्रों में लगा रहता है, साजिशों के चक्रों में लगा रहता है, तो रही सही कसर हमारी अपनी ऑपोजिशन पूरी कर देती है और हर बार दुश्मन को बात करने का मौका फराहम करती है, दुश्मन के मुंह में अल्फाज देती है। और हुकूमत क्या कहती है कि जी नून लीग की कुलभूषण से मुतालिक पॉलिसी क्या थी वो सबको पता है, सब कुछ रिकॉर्ड पर है। और नून लीग के दौरे हुकूमत में रहने वाली तर्जुमान दफ्तर खारजा तस्नीम साहबा ने भी ये राज खोला था कि किस तरह उस वक्त के वज़ीर आज़म ने हिदायत की थी कि कुलभूषण के बारे में कोई बयान नहीं देगा। लेकिन आज हैरत इस बात पर है कि वही लोग हुकूमत पर कुलभूषण को एनआरओ लगा रहे हैं। अजीब बात है। और हुकूमत समझती है कि अपोजिशन सिर्फ इसको झूठा साबित करने की कोशिश में लगी रहती है ताकि आवाम में अपनी जो खोई हुई मकबूलियत है वो बढ़ा सके। अच्छा, अब अपोजिशन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पर भी खुलकर तनकीद कर रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब अपनी राय का इजहार कर रहे हैं, बड़ा खुलकर, ज़रा चलाइएगा उनका क्लिप। सुना आपने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, वो क्या कहते हैं कि जाली पार्लियामेंट है, जाली पार्लियामेंट ने जाली बिल पेश किए और हम इन तरामीम को ना सिर्फ मुस्तरद करते हैं बल्कि जूते की नोक पर रखते हैं। अब हुकूमत मौलाना साहब से सवाल पूछ रही है कि अगर अपोजिशन इन तरामीम को वाकई जूते की नोक पर रख रही है या जूते के नीचे रख रही है, तो फिर अपोजिशन ने भी कल कुछ बिल्स पार्लियामेंट से मंजूर कराए थे, तो क्या मौलाना साहब उन बिल्स को, उन तरामीम को भी जूते की नोक पर रखेंगे या जूते के नीचे रखेंगे? और सबसे अहम बात कि अगर अपोजिशन को लगता है कि ये पार्लियामेंट जाली है, तो फिर ये अपोजिशन ने अपनी जो तरामीम है मंजूरी के लिए पार्लियामेंट में पेश क्यों की थी? और एक सवाल हमेशा पीपल्स पार्टी भी अपनी साथी जमातों से पूछती नज़र आती है कि अगर पीडीएम को लगता है कि ये ऐवान जाली है, तो फिर वो इस जाली पार्लियामेंट की जाली कुर्सियाँ, देखिए ऐवान जाली है तो पार्लियामेंट जाली है, कुर्सियाँ भी जाली हैं, तो वो जाली कुर्सियों पर अब तक क्यों बैठी हुई है? अच्छा, मौलाना साहब कई दिनों से फिर से एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बना रहे हैं और इनका फेवरेट काम है मौलाना साहब का एस्टैब्लिशमेंट को निशाना बनाना। और आज भी उनका ये कहना था कि एस्टैब्लिशमेंट और ब्यूरोक्रेसी इलेक्शन के नताइज अपने हाथ में रखती है। और कल यौम सियाह था, जस्ती बिल्स को पार्लियामेंट में मंजूर कराया गया। अब मौलाना साहब की तर्ज पर चलते हुए, मौलाना साहब की तरह ही एहसन इकबाल साहब कि बहुत ज़हीन है, आपको पता है, एहसन इकबाल साहब भी ईवीएम मशीन को धांधली का एक नुस्खा करार दे रहे हैं और शहरी रहमान साहिबा भी काफ़ी एतराज़ात उठा रही हैं। ज़रा दोनों का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, सुना आपने, शहरी रहमान साहिबा कहती हैं कि ये हुकूमत ना पार्लियामेंट चला सकती है ना मुल्क चला सकती है। और कल हुकूमत ने तेज़ी में पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, पार्लियामेंट को बुलडोज़ करने की बाकायदा कोशिश की। हुकूमत कहती है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी से डर रहा है, जबकि मैं हुकूमत से पूछती हूँ कि वो आवाम के वोटों से क्यों डर रही है? हुकूमत ने सारे इदारों को मफलूज करके रखा हुआ है। और एहसन इकबाल साहब वो क्या कहते हैं
कि हुकूमत का ये दावा कि ईवीएम मशीन हमारी धांधली को रोकेगी, दर हकीकत इलेक्ट्रॉनिक धांधली की राह को हमवार करने का जरिया है। अच्छा, वज़ीर आला सिंध भी कुछ फरमा रहे हैं और शायद वो भी यही समझते हैं। उनका क्लिप ज़रा चलाइएगा। अच्छा, मुराद अली शाह साहब क्या फरमा रहे हैं ईवीएम के हवाले से कि ईवीएम मशीन को हवा बनाया जा रहा है। जिस तरह पिछले इंतखाबात में आरटीएस को हवा बनाया गया तो फिर सब ने आरटीएस का हशर नशर देखा था, और अब ये जो ईवीएम मशीन है उसको भी इसीलिए लाया जा रहा है ताकि धांधली की जा सके। और क्या फरमा रहे मुराद अली शाह साहब कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा है कि इस ईवीएम का फ़ायदा कोई और उठाएगा। अब पीपल्स पार्टी की भी अपनी राय है और जमहूरियत है तो फिर सबको अपनी राय देने का मेरे ख्याल से इख्तियार है, लेकिन हुकूमत ये सवाल पूछ रही है कि अगर ईवीएम मशीन धांधली रोकने का हल नहीं तो फिर और क्या हल है? इसके अलावा फिर कोई और हल होगा? ये अपोजिशन हुकूमत को बता दे वो हल। और अब अपोजिशन ने इंतखाबी बिल को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया है। इस पर बैरिस्टर फ़रूक नसीम साहब भी कुछ फरमा रहे हैं, राय दे रहे हैं कानूनी। उनका क्लिप चलाइएगा टीम। अरे सुना आपने, बैरिस्टर साहब ये कह रहे हैं कि जी अपोजिशन का हक है, वो इन तरामीम को अदालत में चैलेंज करना चाहती है तो करे, बल्कि शौक़ से करे क्योंकि ये उनका हक है। लेकिन फ़रूक नसीम साहब साथ ये भी कहते हैं कि उनके ख्याल में इन तरामीम में कोई ऐसा हुक्म नहीं है जिसको अदालत में चैलेंज किया जा सके, लेकिन मैं अपोजिशन को अदालत में जाने से नहीं रोक सकता। अब फ़रूक नसीम माहिर कानून भी हैं और वो कानून के बारे में बहरहाल बेहतर जानते हैं। खैर, अब वज़ीर रेलवे साहब कल के इजलास को हुकूमत की बहुत बड़ी कामयाबी फ़तह करार दे रहे हैं। ज़रा उनको भी सुनने का क्लिप चलाइएगा। सुना आपने आज़म सवाती साहब क्या फरमा रहे कि कल पाकिस्तान आज़म साहब की जीत हुई, पता नहीं पीडीएम है या क्या बला है, वो अपने बिलों में छुप चुकी है। आज़म सवाती साहब कल पार्लियामेंट में हुकूमत की जीत से बड़े कॉन्फिडेंट, पूरे एतमाद नज़र आ रहे हैं। आपने सुना भी, उनको देखा भी, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखी, इसीलिए वो अपोजिशन को चैलेंज कर रहे हैं कि वो अदम एतमाद की तहरीक लाना चाहती थी तो अब वो तहरीक लेकर आ जाएँ। अब हुकूमत ये समझती है कि जो मुल्की सियासत है उसका स्याबाब मिटने जा रहा है। दावे ये किए जा रहे हैं कि जो कालक मली गई थी वो अब ख़त्म होने जा रही है। अब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर साहब भी कुछ कह रहे हैं, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। अरे सुना आपने, इनको कह रहे हैं कि जी माजी की हुकूमतों पर ये तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि माजी की जो हुकूमतें हैं वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को शायद आधा पाकिस्तानी तस्वुर करती थी और अपोजिशन वोट को इज़्ज़त देने की बात किया करती थी। लेकिन अपोजिशन का ये जो नारा था ना, वोट को इज़्ज़त दो, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए था ही नहीं और इनको वोट का हक देने में अपोजिशन शायद यकीन ही नहीं रखती थी। अच्छा, सोचने वाली बात है कि अपोजिशन ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से क्यों डरती थी। हसन खावर साहब की तरह शिबली फराज साहब भी कह रहे हैं कि अपोजिशन ऐसे इतना वेवेला कर रही है जबकि अगले इंतखाबात में ये हुकूमत नहीं होगी बल्कि निगरां सेटअप होगा। वो क्या फरमा रहे, ज़रा उनका भी क्लिप चला दीजिएगा। मेरे ख्याल से अब ये तमाम लोगों की बातें आपने सुन ली है। मेरे ख्याल से मशवरा मैं इनको यही दूंगी कि अब हुकूमत हो, अपोजिशन हो, इनके जो अपनी अपनी फ़िक्र लाहक रहती है कि इधर से कोई तनकीद कर रहा है, कोई इधर से डबल तनकीद कर रहा है, कोई ईंट मार रहा है, कोई ईंट का पत्थर से दे रहा है, और मेरे ख्याल से ये सोचते रहते हैं कि आज मैंने ये बोल दिया तो कल तुमने क्या बोलना है, इसका जवाब मैंने क्या देना है। अब ये सियासत करने की बजाय ना मुल्क और आवाम की बेहतरी का इनको सोचना चाहिए और सियासत को वाकई जो कहते हैं ना इबादत है, इबादत समझ के करना चाहिए। और जैसे कि मैंने आगाज़ में आपको बताया कि अशफाक अहमद साहब क्या फरमाते थे कि आसानियाँ बांटें, आसानियाँ बांटने वाले बने। हुकूमत हो, अपोजिशन हो, आवाम में आसानियाँ बांटें। अगर आप आसानियाँ बांटेंगे आवाम में तो ये निज़ाम चलेगा और बेहतरीन चलेगा। लेकिन अगर यही सियासी माहौल, ये लड़ाई चलती रही, जो सियासी लड़ाइयाँ हैं, अगर यही चलती रही तो फिर मुल्क का नुकसान होगा और ऐसे तो बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी कानून और इंसाफ के इजलास में सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आइंदा आम इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक जो वोटिंग मशीन है उसके इस्तेमाल के हवाले से कुछ कहना कबलस वक्त है। आइंदा आम इंतखाबात में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले 14 मराहिल से गुजरना होगा। अच्छा, उन्होंने ये भी कहा है कि जी ईवीएम के इस्तेमाल से मुतालिक मजीद 3 से 4 पायलट प्रोजेक्ट करना पड़ेंगे। अब दूसरी जानिब अपोजिशन जमातें हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बना रही हैं और क्या कह रही हैं कि जी हुकूमत ने धांधली के ज़रिए बिल्स पास करवाए हैं और अपोजिशन यहाँ तक कह रही है कि जी ईवीएम मशीन के कानून को अदालत में चैलेंज करेंगे और पीटीआई हुकूमत ने इस बिल के ज़रिए अगला इलेक्शन चोरी करने का जो इसको कामयाब नहीं होने देंगे।
इस सिचुएशन पे बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है रुकने कौमी असम्बली पानी मली सेक्रेटरी और सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ कंवल शोजब साहिबा। बहुत शुक्रिया कंवल, ज्वाइन करने के लिए, टाइम देने के लिए। कंवल, मुश्तरका इजलास में कामयाबी के बाद हुकूमत की जो स्ट्रैटेजी है, हिकमत अमली, वो क्या होगी जिससे इलेक्शन कमीशन के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर हो जाएँ और हुकूमत और इलेक्शन कमीशन एक पेज पर आ जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच। आपने अभी जो बातचीत मेरे पास आने से पहले की, मैं वहीं से ही शुरू करती हूँ। देखिए, अपोजिशन की अगर आप बात करें तो अपोजिशन को इस बात का डर है कि अगली दफ़ा इंशाअल्लाह ताला आवाम के जो वोट हैं वो बिल्कुल सही काउंट होंगे और उनके ज़ोर पे अगली हुकूमत बनेगी। तो जाहिर है अब वो आवाम से और ज़िंदा आवाम से जो लिस्टें इन्होंने बना रखी हैं, जिसमें बहुत सारे 25 से 30 लाख मुर्दा भी पाकिस्तान में वोट डालने का हक़ रखते थे, कल उनसे वो वोट का हक़ ले लिया गया। वो आराम फरमाएंगे आके वोट डाल के खामोशी से। मेरे दादा, आपके दादा, मेरे वालिद साहब जो है वो वोट डाल के नहीं जाएंगे। तो अब जो ज़िंदा लोग हैं और वोटर लिस्ट में मौजूद हैं वही जाके वोट डालेंगे और एग्जैक्ट काउंटिंग होगी। तो इस बात से वो डरे हुए हैं। जहाँ तक धांधली का शोर है, कल अवाम ने देख लिया कि जब अददी बरतरी हो और जब ये हार रहे होते हैं तो फिर ये किस तरह बुखलाहट का शिकार होते हैं और किस तरह धांधली का रोना रोते हैं। यही एग्जैक्टली ये हर इलेक्शन में करते हैं। जब इनको वोट की ताकत से, जो वोट को इज्जत दो कर नारा लगाते हैं, और अददी जो डेमोक्रेसी का मेन, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी का मेन स्ट्रेंथ ही यही है कि अदद जो है उसकी वजह से, आदाद अगर आपके ज़्यादा है तो आप मेजॉरिटी में है तो आपकी बरतरी तस्लीम की जाती है। खुले आम जिस वक्त सारी काउंटिंग हुई और इनके बंदे पूरे नहीं थे, वो कह रहे हैं जी धांधली हो गई। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा ले कि इनका धांधली का जो रोना है वो क्या है। अब आ जाए इलेक्शन कमीशन पे। मैं अपनी आवाम की अवेयरनेस की खातिर ये डॉक्यूमेंट पेश कर रही हूँ। ये गज़ट ऑफ पाकिस्तान में अक्टूबर 2017 को दिया गया। इसको कहते हैं द इलेक्शन एक्ट 2017। गूगल कर लें, ये पूरा मसवदा जो है वो मौजूद है और डाउनलोड किया जा सकता है। इसकी शिक नंबर अगर 103 निकाल लें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। अब 2 अक्टूबर 2017 को ये एक्ट पास हो गया है और ये इसकी कानूनी हैसियत मसवदे की बन गई। इसके तहत इलेक्शन होते हैं, इसको फॉलो करता है इलेक्शन कमीशन जी। इसमें ये 103 नंबर पैरा है। मैं, क्योंकि आप बहुत रिसर्च करती हैं और लोगों को अवेयरनेस देती हैं, आपके लिए मैं बता रही हूँ और आपके तवज्जुह से आवाम। इसमें लिखा है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग एंड बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन। 2017 में इलेक्शन एक्ट में ये चीज़ लिखी जा रही है। The Commission may conduct pilot projects for utilization of electronic voting machines and biometric verification system in by-elections, in addition to the existing manual procedures for voter verification, casting and counting of votes. आगे आप 4 लाइनें और हैं, वो खुद पढ़ लीजिएगा। 2017 में इलेक्शन कमीशन जो है वो ये खुद मान रहा है कि अगले आने वाले बाई इलेक्शन में मैनुअल के साथ साथ ये ईवीएम का हम इस्तेमाल करेंगे। ये कोई उड़न खटोले दुनिया से नए नहीं आ गए, ये कोई नई मशीनें ईजाद नहीं हो गई हैं। 2017 में किसकी हुकूमत थी आपको याद है? मुस्लिम लीग नून की 2/3 मेजॉरिटी के साथ। और ये इलेक्शन एक्ट तमाम अपोजिशन और हुकूमत की जमात ने मिलके पास किया था कलेक्टिव डिलिब्रेशंस के बाद। उस वक्त से ये लिखा हुआ है कि इन्होंने बाय इलेक्शन से पहले इसके पायलट प्रोजेक्ट्स रन करने थे। ईवीएम ये मान के बैठे हुए हैं, आज कह रहे हैं हम मानेंगे नहीं, हम करेंगे नहीं। इससे पूछा जाए इलेक्शन कमीशन से कि 2017 से लेके आज तक कितने साल बन गए, 21 खत्म हो रहा है, 5 सालों में आपने ईवीएम को क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आपने बाय इलेक्शन में इसका क्यों इस्तेमाल नहीं किया? ये 2017 का एक्ट है। मैं आपको खुलेआम चैलेंज कर रही हूँ कि इन सब ने ये माना हुआ था। किधर है वो बाय इलेक्शंस में? ये आज कोई नई चीज नहीं आई है, ये इनके डिलेइंग टैक्टिक्स थे। तो इसलिए, और एक इदारा जब कानून साजी हो जाती है वो इदारा बाउंड है कि पार्लियामेंट की कानून साजी पे वो सबमिट करेंगे, क्योंकि पार्लियामान जो है वो सुप्रीम है। और अगर आज ही ऑपोजिशन कह रही है कि रद्दी की टोकरी में जाएगा और ये कानून फलाना हो जाएगा, तो फिर याद रखें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आपका चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में जाके। दूसरी बात, सेनेट के इलेक्शंस पे भी इन्होंने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा था 23वीं शिक में, दोनों पार्टियों ने एग्रीमेंट किया है रिटर्न 2006 में। कितने साल गुजर गए आज उस बात को कि हम जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स भी कराएंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम भी लाएंगे। पिछले इलेक्शन जो अभी 3 मार्च को इलेक्शन हुआ इस्लामाबाद का, आपने देखा था, उसमें आज तक की धांधलियों के रिकॉर्ड टूट गए। वो मोहतरम गिलानी साहब का बेटा ओपनली पैसे देता हुआ और लोगों को ब्राइब करता हुआ पकड़ा गया है।
लेकिन इलेक्शन कमीशन के कानों पे जूं तक नहीं रेंगी है। वो उल्टा हम जो पिटीशन लेके गए हमसे सवालात करते हैं, उनको बुलाना भी पसंद नहीं करते। तीसरी बात, उस वोटिंग से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को रुजू किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी थी कि आप इसका टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जो आप पहले से लिख के बैठे हुए माने हुए हैं कि हम करेंगे, तो क्या बात है जनाब। 2017 अक्टूबर से लेके आज नवंबर 2021 तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से उसकी परफॉर्मेंस पूछनी चाहिए। जो टैक्स पेयर के पैसों से हम जिनकी तनख्वाहें भरते हैं कि आप जो लिखते हैं उस पर अमल क्यों नहीं किया, क्यों पाकिस्तान में आपने टेक्नोलॉजी कवल ये अगर ये टेक्नोलॉजी ठीक है। अच्छा कवल, ये जो बिल है इस पर आपको पता है अपोजिशन ने तो वावेला मचाया है, वो अपोजिशन शोर कर रही है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी की अगर मैं बात करूं तो वो तो कह रहे हैं जी आप लोगों ने इलेक्शन को कंट्रोल करने के लिए ये ईवीएम का जो बिल है ये पास करवाया, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब भी कह रहे हैं कि जी जाली असम्बली और जाली अक्सरियत हमें इंतखाबी इस्लाहात दे रहे हैं और जिस जब्बर से बिल पास करवाए जा रहे हैं हम इन तरामीम को जूते की नोक पर रखते हैं। क्या कहेंगे आप? देखें जी, ये लोग पार्लियामेंट को इस्तेमाल करते रहे मुकमुका की सियासतों के लिए, आवाम की आंखों में धूल झोंकने के लिए। अददी अक्सरियत सबके सामने थी, सबके सामने ओपन वोटिंग भी हुई और काउंटिंग भी हुई। अब अगर 20 बंदे जिन्नात की सूरत में ये ला के बैठा सकते थे तो ले आते। देखें जमहूरियत का मतलब क्या है, ये जमहूरियत के राग अलापते हैं। मैं तो जमहूरियत की स्टूडेंट हूँ। मेजॉरिटी इज अथॉरिटी होती है, जो अददी अक्सरियत से एक नंबर से ज़्यादा अगर कोई जीतता है तो वो जीत होती है। ले आते आप 18 से 20 बंदे और ले आते या 22 बंदे और ले आते और सारा आप एजेंडा जीत के चले जाते। ये तो अब आप मतलब हाथ ना पिया थू कौड़ी या अंगूर खट्टे हैं वाली बात है। जब मुंह पे आ गई, जो सारे दावे इनके हमेशा की तरह धड़न तख्ता हो गया, इनका धबड़धूस हो गया, इनका सारा एजेंडा, तो अब वो क्या कहते हैं मैं ना मानू वाला रटा लगा लिया। पूरी दुनिया के सामने जलीलो रुस्वा हुए हैं। आप इनकी तकरीरें उठा के देख लें, सब ने हारी भी तकरीरें की। कभी कहते थे कि आप जनाब उनको स्पीकर साहब आप जो है ना वो पार्टी की मेंबरशिप छोड़ दें, हम आपको सराखों पे बिठाएंगे, आप ये इजलास मुलतवी कर दें। उससे अंदाज़ा हो रहा था कि उनको पता था कि उनके पास अददी अक्सरियत नहीं है। और जो रिवायत है और जो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि जो सिंपल मेजॉरिटी में होंगे बात उसकी मानी जाएगी, तो जो सिंपल मेजॉरिटी में थे उन्होंने बिल पास करा लिए। जूते की नोक पे तो हम आपको रखते हैं क्योंकि आपका इस असेंबली और जमहूरियत से कोई लेना देना ही नहीं है। आप तो गुंडागर्दी के उस पर दर पे हैं। आपको पीडीएम की जमातें जो 11 इकट्ठी होकर आवाम के पास गई थी, वहां से भी मुंह की खानी पड़ी। वहां पे भी आपको अक्सरियत नहीं मिली, ना आर हुआ ना पार हुआ, और वो क्या कहते हैं इस्तीफों का अचार हुआ। तो आज आप सुकून से बैठे आप और इंतजार करें। 5 साल बाद जाइएगा, जब 5 साल पूरे हो जाएंगे आवाम के पास, आवाम ने अगर आपको इस काबिल समझा और आपके खाते में वोट डाले तो फिर आप 100 बिस्मिल्लाह आके बैठिएगा जिधर आपको बैठना है। लेकिन उससे पहले आप आवाम की अच्छा कवल, मरियम नवाज साहिबा आपकी हुकूमत और जो जज के हल्फिया बयान है ना उसके हवाले से कुछ फरमा रही थी। जी मरियम का क्लिप होगा कवल, जरा सुनिएगा इस पे, मैं इसके बाद मैं आपकी तरफ आती हूँ। जी मरियम नवाज साहिबा का क्लिप जरा चलाइएगा। जी आपने मरियम को सुना कवल, पहले भी किन्हीं तो आपने सुना होगा, अब आपने दोबारा शॉर्ट चलाया, आपने सुना, क्या कहेंगी आप? ये वही अदलिया ना जिस पे शोर मचाया जाता था, क्यों निकाला मुझे। ये वही अदलिया ना जहाँ से वो जस्टिस कयूम साहब की ऑडियो आया करती थी, जिनको डिक्टेशन करवाते थे कि जी 10 साल के अंदर करो ना मियाँ साहब, ताई वो खुश होंगे। वो नैब का चेयरमैन जो अब अपना समधी बना लिया है, पहले वो सेनेटर था इनका पार्टी का। कई इन्होंने अपने मनपसंद वकला को जो है वो जजेस के तौर पे अपॉइंट किया। तो बिल्कुल वही मुल्क है, वही अदलिया है जो आप लगा के गए हैं। लेकिन फैसले आपकी मर्जी के नहीं आ सकते, फैसले फेयर एंड फ्री ट्रायल्स पे आते हैं, आप डिक्टेशनें नहीं दे सकती। वही अदलिया ना कि ऐसे जज के ऊपर आपने इल्ज़ाम लगाने की कोशिश की जो आपकी जहाँ पे जिनके बारे में आप नाम ले रहे थे वो उस वक्त वहाँ मौजूद ही नहीं थे। ना जस्टिस आमिर फारूक साहब मौजूद थे, ना अतर मिनल्ला साहब थे, वो टर्की गए हुए थे। आप कैलबरी क्वीन है, झूठ बोलना आपका लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी आपकी अरबों की जायदादें हैं, लेकिन आज तक आप मनी ट्रेल नहीं दे सकती और दबा के झूठ बोलते हैं। मैं आपको बताऊं, मुस्लिम लीग नून की जो लीडरशिप समेत उनके नीचे तक लोगों को झूठ बोलने की इतनी आदत है कि उनको खुद भी लगता है कि हम झूठ नहीं बोल रहे, हम सच बोल रहे हैं। तो मरियम साहिबा के तो खून के खलियों में भी झूठ होगा, इसलिए उनकी आप बातों को सीरियस ना लिया करें। वो एक बात खुद कहती हैं, दूसरी दफ़ा वो भूल जाती हैं उन्होंने क्या कहा था, क्योंकि दरोग गोई की जो है ना वो मेमोरी नहीं होती है। सो लिहाजा अदलिया का एहतराम करना और एक अदालत में जाके दूसरा जज साहब जो अभी बोले हैं, जो पिछले
5 साल से खामोश थे, वो कोई एविडेंस नहीं दे सके, सारे फैक्ट्स उनके गलत निकले हैं। उधर से नोटराइज करा के आए हैं जहाँ से वो झूठी रिपोर्टें वो उस बीमार फ्यूजिटिव की आती हैं जो इश्तिहारी मुलज़म है जिसका नाम मियां नवाज शरीफ है, और अपनी बेल कैंसिल होने या अपनी जो पेशी से पहले ये अदालतों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, इसी तरह फौज को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। हर वो चोर दरवाज़ा ढूंढ रहे हैं जहाँ से ये पहले आते रहे और अब वो बंद हो चुके हैं। तो लिहाजा इस मुल्क के इदारे काम कर रहे हैं, अच्छा कवल, लेकिन काम कर रहे हैं। अब उनको डिटेशनों वाले फ़ोन नहीं जाते, ना उनको ब्रीफ केस ऑफर होते हैं, ना उनको नवाजा जाता है। वो अपने मेरिट पे सारे जो हैं वो डिसीजंस करते हैं। और आप जैसे लोग, मैं मरियम नवाज को मुखातिब हूँ, आप जैसे लोगों का अंजाम इन्हीं अदालतों से होगा इंशाल्लाह। अच्छा कवल, एक तो वीक पॉइंट है ना हुकूमत का जो अपोजिशन के हाथ चढ़ गया है। अपोजिशन को पता है कि अवाम किस बात पे परेशान है, अवाम महंगाई से परेशान है। ये बात आप लोग भी मानेंगे, हुकूमत में बैठे लोग भी मानेंगे। अब पीडीएम जो फिर से मुतहरिक हो रही है और ये जो अपोजिशन लॉन्ग मार्च का प्लान बना रही है और उनका ये कहना है, उनका दावा है कि जो महंगाई के खिलाफ अवाम उनके साथ हैं, तो आप एक बात से तो अग्री करेंगी कि महंगाई एक ऐसी चीज़ है जिसको मैं ये नहीं कहूँगी कि अपोजिशन क्यों अवाम के लिए आ रही है, अवाम का दुख समझे, अवाम का दर्द समझे, हो सकता है अपना अपना उल्लू सीधा करने के लिए आ रहे हों, महंगाई को एक आर्ट बना के महंगाई चले, उनके हाथ में एक चीज़ आ गई। लेकिन महंगाई तो बहरहाल है और अवाम महंगाई के हाथों परेशान भी है। फिजा देखिए, मैं आपको सीधी एक बात करूँ, इन चोरों डाकुओं को जो वो 4-4, 8-8 लाख के जूते पहन के महंगाई का रोना रोने बाहर आएंगे, इनको अवाम नहीं मानते। ना इनके साथ अवाम पहले खड़ी थी ना आज खड़ी है। ये तो अपने केसों और अपने रोने और अपने ये सारे जो एहतसाब से बचने के लिए और अवाम का लूटा हुआ पैसा वापस ना आ जाए उससे बचने के लिए महंगाई का बहाना बना रहे हैं। लेकिन देखिए, महंगाई हम हमेशा बात करते हैं और अवाम से सच बात करते हैं। महंगाई कोर महंगाई नहीं है, दूसरी महंगाई है जिसको जो सीजनल होती है। और उसकी रीज़न इस वक्त ये है कि इन लोगों ने सारी ज़िंदगी ये 40-40 साल हुकूमतें करते रहे, अब पता नहीं कौन सा नया गिदड़ सिंगी लेके फिरेंगे, पता नहीं क्या कर देंगे। ना एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट किया, ना इंडस्ट्री पे इन्वेस्ट किया, ना आपने कोई अपनी डिपेंडेंसी ख़त्म की, हर चीज़ इम्पोर्टेड लाते रहे हैं। 67%, 70% आपकी इकॉनमी जो है वो इम्पोर्टेड तेल पे चल रही है। क्रूड ऑयल हो या पेट्रोलियम मसनूआत हो या इवन आपने जो एडिबल ऑयल है, खाने का जो मेन इंग्रेडिएंट है, सोयाबीन ऑयल है, वो भी बाहर से आ रहा है। देखिए, ऑयल की प्राइसेस बढ़ती हैं, ट्रांसपोर्टेशन महंगी हो जाती है। जो कंटेनर पहले 5,000 का आता था वो अब 11,000 का आ रहा है, तो उसमें कॉस्ट पे इफेक्ट आएगा। हम कोशिश पूरी कर रहे हैं इंशाल्लाह ताला। देखें, इस वक्त पहली दफ़ा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है जिसने पेट्रोलियम मसनूआत पर ज़ीरो टैक्स कर दी है, ज़ीरो सेल टैक्स। आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ। इससे ज़्यादा हुकूमत क्या कर सकती है। मैं अभी अमेरिका से वापस आई हूँ, तकरीबन मुझे 1.5 हफ्ता हुआ है वापस आए हुए। आप यकीन मान लें, वहाँ कोहराम मचा हुआ है। वहाँ पे जो ऑयल की प्राइस अगर $4 होती थी तो वो अब $8 हो गई है। लेकिन लोग उसको समझते हैं इसलिए कि जो चीज़ आपके मुल्क से नहीं निकल रही है या हमारे पास तेल के कुएं नहीं, हम ख़रीद रहे हैं। उन अरब ममालिक में जो पहले बहुत सस्ता तेल दिया करते थे उन्होंने भी कीमतें बढ़ा दी हैं और उस पर टैक्स भी बढ़ा दिया है। इसलिए कि जब इंटरनेशनली प्राइसेस बढ़ी, और एक चीज़ याद रखें, इस दुनिया ने 100 सालों के बाद इतना खौफनाक पेंडेमिक देखा है और ग्लोबल जो चेन्स थी ना वो डिसरप्ट हुई हैं, डिमांड सप्लाई डिसरप्ट हुई। आपको पता है पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा हुआ था जिसकी वजह से प्रोडक्शंस नहीं हो सकी, एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट आया। तो कमोडिटीज़ जो खाने पीने की अशियाएँ या फूड बास्केट कहते हैं वो महंगी हो गई है। 6 साल रिकॉर्ड इस वक्त चल रहा है। 30% महंगी ज़्यादा हो गई हैं चीज़ें अमेरिका जैसे मुल्क में, और जो बाइडन खड़े होकर ये बात मान रहे हैं। तो देखिए, हम तो वैसे ही गरीब मुल्क हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी, मेरी आवाम इस चीज़ को समझती है, सच्चाई को, कि जिस वक्त पेंडेमिक था और सब ये लोग शोर मचाते थे समेत बिलावल और मरियम के जी और वो मुराद अली शाह ऐसे कर करके रहम करो, लॉकडाउन लगा दो ताकि खुदा न खास्ता लोग भूख से मरना शुरू हो जाए। उस वक्त क्या कहते थे कि कोई भूख से नहीं मरेगा, पेंडेमिक से मरेगा। वाहिद इमरान खान साहब थे जिन्होंने उस वक्त डिसीजन लिया और बहुत सारे सेक्टर खोले और हमारे मुल्क में कोई गदर नहीं मचा, कोई दुकानें नहीं तोड़ी गई, लोगों ने लूटमार नहीं की। एहसास प्रोग्राम के तहत लोगों के घरों तक पैसे पहुंचाए गए, राशन पहुंचाया गया, यूटिलिटी स्टोर्स पे कितना कुछ पहुंचाया गया। तो इन चीज़ों को देखना चाहिए। और मुश्किल टाइम है, पूरी दुनिया पे मुश्किल टाइम है, लेकिन इंशाल्लाह मुझे पूरा यकीन है क्योंकि हम मुश्किल टाइम है, बहुत इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसके रिजल्ट्स जल्दी आने शुरू हो जाएंगे और हम फूड सिक्योरिटी से बाहर निकल रहे हैं। ठीक, हम फूड सिक्योरिटी से बाहर आ रहे हैं, हमारे पास वाकई और नाज़रीन मुझे ब्रेक पे जाना है। वापसी पे मेरे साथ मौजूद होंगे जनरल एजाज अवान साहब।
वेलकम बैक नाजरीन। मकबूजा कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाली ये कम उम्र लड़की की दिल दहला देने वाली वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें वो भारतीय फोर्सेस की जानिब से अपने वालिद को शहीद करने की रुदात सुना रही है। चंद दिन पहले भारतीय फोर्सेस ने हैदरपुरा में सर्च ऑपरेशन की आड़ में 4 कश्मीरियों को शहीद किया, जिसमें अल्ताफ़ अहमद नामी कश्मीरी शहरी भी शामिल था, जो कि इस मासूम बच्ची का बाप था। अच्छा, मीडिया रिपोर्ट्स क्या बताती हैं कि अल्ताफ़ अहमद को भारतीय फोर्सेस ने एक एनकाउंटर के दौरान इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल करते हुए शहीद किया। और अल्ताफ़ अहमद की बेटी वीडियो में रोते हुए बता रही हैं कि मेरे चचा को फ़ोन आया तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया। बाहर सड़क पर चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आ रही थीं। बच्ची का गिड़गिड़ाते हुए मज़ीद ये कहना था कि जब मैंने भारतीय फ़ौजियों से कहा कि अंकल आपने ये क्या किया, तो आगे से वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। कश्मीरी बच्ची कहती है कि मेरा भाई बहुत छोटा है, वो मेरे बाबा से बहुत ज़्यादा करीब था, उसे हम क्या जवाब देंगे, कैसे समझाएंगे। अब तर्जुमान पाकिस्तानी दफ्तर खारजा के मुताबिक बीजेपी की हरियाणा हुकूमत की तरफ से रियासत में नमाज जुमा की अदायगी पर पाबंदी की पाकिस्तान ने शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। इस सिचुएशन पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अवान साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। जनरल साहब, ये दिल दहला देने वाली वीडियो आपने भी देखी होगी, इस बच्ची की रुदात आपने भी सुनी होगी। ये कश्मीरी बच्ची है जो दुनिया को बता रही है कि उसके वालिद को शहीद करके भारतीय फौजी हंस रहे थे। मतलब ये दरिंदगी की हद होगी जनरल साहब। एक तो उस बच्ची से उसके वालिद को छीन लिया गया, क्या कसूर था उस वालिद का कि वो कश्मीरी था और वो वहाँ पे रहने वाले मुसलमान हैं जो दोहद कर रहे हैं, आज़ादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और इस दरिंदगी पर आप क्या कहेंगे? फिर मारने के बाद हंस रहे हैं। डॉक्टर फिजा, देखिए ये बड़ी अफसोसनाक, शर्मनाक और कर्बनाक बात है जो बच्ची ने बयान की है। ये रवैया कोई पहली दफा नहीं हो रहा। कश्मीर में कमोबेश 1 लाख शहादतें हो चुकी हैं, लेकिन इंसानी ज़मीर सोया हुआ है और उसके जागने के कोई इम्कानात भी नहीं। ये ताकत से कश्मीरियों का अपना हक लेना पड़ेगा। जिस दिन इन्होंने वो टैक्टिक्स अपना ली जिससे इंडियन सोल्जर्स की लाशें वापस जाना शुरू होंगी, उस दिन इनकी कामयाबी की तरफ मैं समझूंगा कि ये अब चल पड़े। इन्होंने बड़ी हिम्मत की है, बहुत हिम्मत से ये अपना हक मांग रहे हैं, बड़ी जवामर्दी से फेस कर रहे हैं इन मजालिम को, लेकिन इसमें मजीद शिद्दत लाने की जरूरत है। वो नवाबजादा नसरुल्लाह साहब का एक बड़ा खूबसूरत शेर है कि कब अश्क बहाने से कटी है शब हिजरा, कब कोई बला सिर्फ दुआओं से टली है। ये दुआओं से टलने वाला अजाब नहीं है और ये ना अश्क बहाने से टलने वाला है। ना हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल कम्युनिटी कोई रिस्पांस देगी या डिप्लोमेटिकली हम इस मसले का हल पैदा कर सकते हैं। इन्हें अपनी स्ट्रगल को उस नहज पे ले जाना पड़ेगा जिस पे अफगानों ने अपनी स्ट्रगल ली। यकीनन बहुत भारी कीमत उन्होंने अदा की, लेकिन आज उन्होंने दुनिया की बेस्ट कोalition फोर्सेस को रिट्रीट करने पर मजबूर कर दिया और अमेरिकन जनरल अपने सेनेट के सामने खड़े होकर कह रहे हैं कि हम 20 बरस के बाद स्ट्रेटेजिक डिफीट हुई हमें और हम अफगानिस्तान से निकल आए। हिंदुस्तान उससे बड़ी ताकत नहीं है और जब वो दीन के साथ टकराएगी, हिंदू जो प्रिडोमिनेंस है उसके जरिए जो वो 2 करोड़ जो मुसलमानों पे जुल्म कर रहे हैं, 22 करोड़ मुसलमानों पर पूरे हिंदुस्तान में, ये जुल्म बहुत अरसा चल नहीं सकेगा और मुसलमानों को यूनाइट होकर इसका रिस्पांस देना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा जनरल साहब, अब ये मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के हाथों जाम बहक 2 शहरियों के जो दर्जनों रिश्तेदार हैं, उन्होंने एहतजाज भी की है और लाशें वापस करने की दरख्वास्त भी की ताकि वो तदफीन कर सकें। लाशें तक नहीं दे रहे और आलमी बरादरी और ये जो इंसानी हकूक़ के अलंबरदार बने बैठे हैं, ये खामोश तमाशाई बने हुए हैं। इनकी खामोशी पे ज़रा मैं चाहती हूँ कि आप कुछ फरमाएं, कमेंट करें कि ये खामोश जब बने बैठे हैं तो फिर ये क्यों कहते हैं कि जी हम आलमी हकूक़, इंसानी हकूक़ के अलंबरदार हैं, चैम्पियन हैं। ताले लगा देना अपने दफ्तरों को। ये यूनाइटेड नेशन एक टॉक शॉप है और इसमें जो ताकतवर क्रिश्चियन कंट्रीज हैं उनकी प्रेडोमिनेंस है। हमारे मुसलमान 59 कंट्रीज ने आज तक अपने हकूक़ के लिए वहाँ भरपूर आवाज़ भी नहीं उठाई और मुसलमानों के हकूक़ के लिए तो वहाँ मुकम्मल खामोशी रही है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान पहले लीडर हैं जिन्होंने जाकर इस्लामोफोबिया पे वहाँ बात की। उन्होंने सैयद अली गिलानी की जो डेड बॉडी उन्हें नहीं दी गई थी उनके वरसा को, उसका जिक्र वहाँ किया और उन्होंने कहा कि उनको अपने लास्ट राइट्स के लिए
फैमिली को वहां से निकाल के अपने शुहदा के कब्रिस्तान में जहां उन्होंने वसीयत की थी उनको दफनाने का मौका देना चाहिए, लेकिन उस पर कोई असर नहीं हुआ क्योंकि हिंदुस्तान ये करना नहीं चाहता और हिंदुस्तान को अमेरिका और वेस्टर्न कंट्रीज इस्तेमाल करना चाहते हैं, लिहाजा उसको 100 कत्ल मुआफ हैं। वो जितना जुल्म करता रहे, इंटरनेशनल कम्युनिटी बेहिस्सी बेशर्मी की रिवायत पर कायम रहेगी और कभी मुसलमानों की इस हक तलफी के लिए आवाज नहीं उठाएगी। ये यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन को इंडिया जैसे मुल्क ने वायलेट करके विंडो से बाहर फेंक दिया है और यूनाइटेड नेशन खामोश है, जैसे उन्होंने प्लेबिसिट का राइट कश्मीरियों को कभी दिया ही नहीं था। तो इस बेहसी पे मातम ही किया जा सकता है और क्या कहा जा सकता है। ठीक है। अच्छा, अभी कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक जनरल साहब 1 अक्टूबर 2021 से अब तक भारतीय फोर्सेस के हाथों 30 कश्मीरियों को मावरा अदालत शहीद किया जा चुका है और पाकिस्तान ने, आपको पता है कि कई मरतबा अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय जारियत के जो डोजियर्स हैं वो भी जमा करवाए हैं। तो क्या हम ये समझे कि अक़वाम मुत्तहिदा कश्मीरियों को इंसान ही नहीं समझती? देखिए डॉक्टर फिजा, मैं वही बात कह रहा हूँ और इसके ये आप और मैं नहीं कह रहे, पूरी दुनिया देख रही है कि वो न कश्मीरियों के इंसान समझते हैं और मुसलमान का खून तो वो हलाल समझते हैं कि जितने दिल है खून बहा दो, उस पर कोई आवाज नहीं उठाएगा क्योंकि इसमें जो मुस्लिम उम्मा की बेहिस्सी है 59 मुस्लिम कंट्रीज की जो बढ़ चढ़ के हिंदुस्तान के साथ $बिलियन की तिजारत कर रहे हैं, जब उनके खून में गर्मी नहीं आ रही, जब उनको इस जो जुल्म किया जा रहा है उस पर कोई शर्म नहीं आ रही और वो आवाज नहीं उठाना चाहते, तो और कौन आवाज उठाएगा? क्रिश्चियन वर्ल्ड तो आवाज नहीं उठाएगी। तो जब क्रिश्चियन भी खामोश हैं और खुद मुसलमान भी खामोश हैं, तो इसलिए मैंने कहा था कि कश्मीरियों को वो टैक्टिक्स अपनानी पड़ेगी जो अफगानों ने अपनाई ताकि उनको उनका हक मिल सके। ठीक है। तो अब ये आपने मुस्लिम कंट्रीज़ की बात की जनरल साहब, पाकिस्तान तो खुलकर आवाज़ उठा रहा है जब से ये पीटीआई की गवर्नमेंट आई, खासतौर इमरान खान साहब जब से प्राइम मिनिस्टर बने वो खुलकर कश्मीर के हवाले से बात कर रहे हैं इंटरनेशनल तमाम प्लेटफॉर्म्स पर। तो पाकिस्तान अगर तन्हा ये केस लड़ता रहेगा कश्मीर का और इस तरह आवाज़ उठाता रहेगा, तो आपको लगता है कि कश्मीर को आज़ाद करवाने में पाकिस्तान का एक अहम किरदार हो सकता है अगर बाकी जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो खामोश रहते हैं? और इसके साथ साथ इन अक़वाम मुत्तहिदा में तो खुद इनकी अपनी करारदादें हैं जो मंजूर हो चुकी हैं, उस पर ये क्या कहेंगे? इन्होंने खुद बोला था कि हम उनको देंगे हक कि वो अपनी मुताबिक फैसला कर सकें कि वो कहाँ रहना चाहते हैं आज़ादी के बारे से। तो खुद पीछे मुड़े, ये तो खुद झूठे लोग हैं, झूठ बोलते रहे वहाँ तक जाके भी। अगर डॉक्टर फिजा, अगर पाकिस्तान खामोश हो गया तो ये इशू हमेशा के लिए दब जाएगा। पाकिस्तान बिल्कुल दुरुस्त कर रहा है, वो डिप्लोमेटिकली इस पे खामोशी इख्तियार नहीं कर रहा, वो उस पर मुसलसल आवाज उठा रहा है, हर फोरम पर इस पॉइंट को उठा रहा है, इस इशू को जिंदा रखे हुए है पाकिस्तान। वरना दुनिया की तरफ से तो ये डन एंड सेटल्ड इशू है। आज जिस तरीके से वो कश्मीर को एब्जॉर्ब कर चुका है हिंदुस्तान, दुनिया तो इसी पे खामोशी चाहती है और ये पाकिस्तान पे आने वाला तमाम तर दबाव है ही 3 वजूहात की से। एक ये कि आप चाइना से दूर हो जाएं, दूसरा आप हिंदुस्तान की सुप्रीमेसी को एक्सेप्ट करते हुए कश्मीर के जो मौजूदा बॉर्डर है, लाइन ऑफ कंट्रोल है, उसको इंटरनेशनल बॉर्डर तस्लीम करके इसको हमेशा हमेशा के लिए इशू को सेटल कर दें, इजराइल को तस्लीम कर दें। लेकिन जिस दिन हमने ये 2 शराइत कबूल कर ली, चौथा मुतालबा आ जाएगा न्यूक्लियर वेपन की सरेंडर करने का कि अब तो आपको जरूरत ही नहीं है। तो ये ऐसा एक विशेष साइकिल है जो चलता ही रहेगा जब तक मुसलमान घुटने टेक नहीं देते, क्योंकि वेस्ट में सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है, अमेरिका के अंदर सबसे तेजी से बढ़ने वाला मजहब इस्लाम है। तो उन्हें आने वाले वक्तों से खतरा है कि जब ये यूनाइट हो गए तो इनका अंजाम क्या होगा। लिहाजा ये हिंदुस्तान हर वो जुल्म कर गुजरना चाहता है तमाम माइनॉरिटीज पे, बशमूल खालिस सिख बरादरी के और क्रिश्चियन पर, दलित पर, और मुसलमान तो इस वक्त उनके निशाने पर हैं ही। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि मुसलमान तो मौत से नहीं डरता, उनको तो चाहिए कि अपने हकूक के लिए बिल्कुल नहीं डरता। नहीं डरे। कश्मीरी तो नहीं डरते, लेकिन जो 22 करोड़ मुसलमान खुद हिंदुस्तान के अंदर रह रहे हैं, उनके साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, उस पर वो कब तक खामोशी इख्तियार करते हैं, ये आने वाला वक्त ही बताएगा।
ठीक है जना साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर फिर दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल के। ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।